लेक्चर 5 टिश्यू कल्चर। ये लास्ट पॉइंट है प्लांट ब्रीडिंग वाला। तो यहाँ पर देखने का हमको टिश्यू को हम असेप्टिक कंडीशन में कैसे ग्रो कर सकते हैं। नॉट ओनली टिश्यू, सेल्स, ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म को हम स्टरलाइज्ड असेप्टिक कंडीशन में ग्रो करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसकी हिस्ट्री। अगर इसकी हिस्ट्री देखा जाए तो सबसे पहले इन्हीं का नाम आएगा हैबरलैंड, जिन्होंने आइडिया ऑफ टोटियो पोटेंसी बोला था। टोटियो पोटेंसी का मीनिंग होता है, टोटियो मीन्स टोटल, टोटी मीन्स टोटल, और पोटेंसी का मीनिंग होता है पावर और पोटेंशियल। पोटेंशियल जैसे देखिए एक प्लांट का सीड होता है, सीड दिखने को हमको स्मॉल दिखता है, पर उससे पूरा प्लांट डेवलप होता है, पूरा प्लांट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उसके अंदर वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। तो वैसे ही प्लांट की हर एक सेल जिसके अंदर ये एबिलिटी होगी टू डेवलप इनटू अ कंप्लीट एंटायर प्लांट सेल, तो उसको कहा जाएगा टोटोपोटेंसी। मीन्स एन एबिलिटी ऑफ सेल, इसका मीनिंग बोल रहा हूँ टोटोपोटेंसी का, एन एबिलिटी ऑफ सेल टू डेवलप इनटू complete entire plant, complete entire plant, this is called टोटोपोटेंसी। तो ये टर्म बोला था इन्होंने हैबरलैंड, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है टिश्यू कल्चर में। देन इन 1937 वाइट फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश द सक्सेसफुल रूट कल्चर ऑफ टोमेटो। यहाँ पे इनका भी नाम याद रखिए, वाइट, पीआर वाइट। देन इन 1941 इन साइंटिस्ट का नाम दिया है जिन्होंने कोकोनट मिल्क यूज़ किया था टू ग्रो एंड डेवलपमेंट ऑफ यंग एडल्ट ऑफ दतुरा एम्ब्रियो। 1957 ये नाम इंपॉर्टेंट है, स्कूगन मिलर डेमोस्ट्रेटेड द रोल ऑफ साइटोकाइन ऑन रूट एंड शूट डेवलपमेंट, क्योंकि जब रेशियो ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है साइटोकाइन के कंपेरिजन में, तब रूट डेवलप होगा, और अगर रेशियो रिवर्स है, उल्टा है, तो उस समय उसके अंदर शूट डेवलप होगा। तो मुराशिंग एंड स्कूक, इनका भी नाम आएगा मीडिया कल्चर के अंदर। एंड इन 1987 आइसोलेशन ऑफ बीटी जीन, बीटी बैसिलस थोरेंजेनेसिस फ्रॉम बैक्टीरियम बैसिलस थोरेंजेनेसिस, तो ये याद रखना इसमें। अब देखिए अगर टाइप देख रहे हैं हम पीटीसी प्लांट टिश्यू कल्चर के, तो इसके अंदर हम सीड कल्चर देखते हैं, एम्ब्रियो कल्चर देखेंगे, सेल कल्चर है, कैलस कल्चर है, पोलन कल्चर है। उसके बाद ये जो डिफरेंट नेम दिखाई दे रहा है आपको, मेरिस्टेमेटिक कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ऑर्गन कल्चर, तो ये डिफरेंट पार्ट है जो इसी टिश्यू कल्चर के अंदर आएंगे। तो वन बाय वन हमको देखने का ये टेक्निक। तो देखिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय दिस टिश्यू कल्चर। तो अभी मैंने बोला था नॉट ओनली द सेल बट ऑर्गन, हम अगर कोई भी पार्ट प्लांट का ग्रो कर रहे हैं स्टरलाइज असेप्टिक कंडीशन में, तो उसको हम बोले टिश्यू कल्चर। मतलब जहाँ पर हम प्लांट की सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म, इनको हम ग्रो कर रहे हैं बॉडी के बाहर। देखिए हमको एक फर्स्ट टॉपिक था 11 में, क्लास 11 में, लिविंग वर्ल्ड, वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक पूछे थे, तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म भी एक कैरेक्टर आ रहा था। डिफाइनिंग कैरेक्टर अगर हम बोलेंगे तो क्या होता है कि जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, और वहाँ पर और एक वर्ड आया था कि सेल फ्री सिस्टम, मतलब हम बॉडी के बाहर अगर किसी प्लांट को या एनिमल का पार्ट ग्रो करें तो उसको कहा जाता है इन विट्रो कल्चर। विट्रो का मीनिंग होता है ग्लास, और बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होना उसको कहा जाता है इन विवो। विवो मतलब इनसाइड बॉडी और विट्रो मतलब ग्लास। तो यहाँ पर ये जो टेक्निक है टिश्यू कल्चर, यहाँ पर इन विट्रो हम सेल का मेटाबॉलिज्म करेंगे, ग्रोथ करेंगे न्यूट्रिएंट मीडिया सप्लाई करके। तो ये जो टेक्निक रहेगी ये इन विट्रो में आएगी। तो क्या करें, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म, ये इनको हम ग्रो कर रहे हैं, ग्रो इन स्टरलाइज्ड न्यूट्रिएंट मीडियम, स्टरलाइज्ड न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर कंट्रोल कंडीशन, इसको कहा जाएगा टिश्यू कल्चर। अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। इसको अंडर कंट्रोल कंडीशन बोल सकते हैं, हम इसको असेप्टिक कंडीशन बोल सकते हैं। असेप्टिक मतलब जहाँ पर कोई कंटामिनेशन है, कुछ है, तो उसको रिमूव करना है, तो उसको असेप्टिक कंडीशन कहा जाता है, aseptic condition. So the plant and organ can be cultured in vitro by using a suitable medium, and Haberland started this technique of tissue culture. So this method producing 1,000 of plantlets through the tissue culture, and they are called as clonal or micropropagation. इसको कहा जा सकता है क्लोनल और माइक्रो प्रोपागेशन, क्योंकि प्लांट का हम छोटा सा पार्ट ले रहे हैं और उसको हम ग्रो कर रहे हैं अंडर कंट्रोल कंडीशन, 1,000 ऑफ प्लांट्स, तो उसको कहा जाएगा दिस
क्लोनल प्रोपागेशन या माइक्रो प्रोपागेशन। और हमको पता है जहाँ पर भी क्लोन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो क्लोन क्या रहता है, दे विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल। और अगर वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है तो हम उसके लिए ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, सोमा क्लोन्स। सोमा का मीनिंग क्या होता है, बॉडी। सोमा मीन्स बॉडी एंड क्लोन मतलब जो जेनेटिकली सिमिलर है। तो बस, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, अंडर कंट्रोल कंडीशन बाय यूजिंग न्यूट्रिएंट मीडियम। तो ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हम कल्चर मीडियम यूज़ कर रहे हैं, इसको कल्चर मीडियम भी बोलेंगे हम, कल्चर मीडियम। तो ये भी क्या करता है, हम इसको भी स्टरलाइज करते हैं। इसके अंदर वैरायटी, मतलब ये जो कल्चर यूज़ कर रहे हैं ये भी दो टाइप का रहेगा, एक हो सकता है इसके अंदर सॉलिड एंड अनदर इज लिक्विड। दिस न्यूट्रिएंट मीडियम और कल्चर मीडियम मे बी इट इज सॉलिड और लिक्विड। तो इसको सस्पेंशन कल्चर बोलते हैं, लिक्विड और लिक्विड। तो ऐसा रहेगा। और इसके अंदर क्या करता हम, न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर कार्बन, उसके बाद वेरियस न्यूट्रिएंट हम इसके अंदर ऐड करते हैं, कार्बन या एनर्जी। एनर्जी मतलब शुगर ऐड करना पड़ेगा हमको। शुगर मतलब भी क्या रहेगा, सुक्रोज। इसके अंदर हम मिनरल से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर ग्लाइसिन, विटामिन्स। ग्लाइसिन क्या हो गया, अमाइनो एसिड। विटामिन्स, विटामिन्स। और उसके बाद ग्रोथ रेगुलेटर जिसको हम बोलेंगे पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑक्सिन है, ऑक्सिन में हम किसको यूज़ करते हैं, इसको 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड साइटोकाइनिन, एंड साइटोकाइनिन लाइक बीएपी। बीएपी मतलब बेंजिल अमाइनो प्यूरिन, इसको यूज़ कर सकते हैं हम, बेंजिल अमाइनो प्यूरिन। तो ये सब हमको यूज़ करना है यहाँ पर। और जब ये यूज़ करेंगे तो इसके अंदर हम किसको ग्रो कर रहे थे, जो प्लांट का कल्चर है, मतलब जो प्लांट की सेल ले रहे हैं हम, टिश्यू ले रहे हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो इस टेक्निक के अंदर, इन दिस टेक्निक व्हाट आर स्पेसिमेन वी आर टेकिंग ऑफ प्लांट टू ग्रो अंडर असेप्टिक कंडीशन, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सप्लांट। उसको हम बोलेंगे एक्सप्लांट, ये वर्ड याद रखिए, एक्सप्लांट। तो किसको बोल रहे हैं हम, एक्सप्लांट, द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज यूज्ड फॉर दिस टिश्यू कल्चर। एंड ये जो एक्सप्लांट है इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, स्टरिलाइज। मीडिया को भी करना पड़ेगा स्टरिलाइज, सो दैट कोई कंटामिनेशन ना आए, क्योंकि कंटामिनेशन आए तो इसके अंदर रिजल्ट खराब निकलेगा। आगे हम इसको प्रोसेस देखने वाले। तो एक्सप्लांट इज स्टरिलाइज बाय स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल केमिकल। यहाँ पर हम एंटीबायोटिक भी यूज़ कर सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल केमिकल, केमिकल को यूज़ करते हैं, या उन केमिकल को सरफेस स्टरलाइजर भी बोलते हैं। और जो ग्लासवेयर, मीडिया, ये जो है इनको स्टरलाइज करते हैं हम बाय यूजिंग स्टीम, स्टीम या ड्राई हीट, ड्राई हीट ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑटोक्लेव ऐसे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो उससे आपको समझ में आएगा। तो ये दोनों भी, दोनों को वैसा करने का है, यानी कि स्टरलाइज करने का। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए आगे का अगर देखेंगे हम, तो आगे देखने का हमको कैलस कल्चर, कैलस कल्चर। अब ये कैलस क्या रहता है, जो हम प्लांट की जो टिश्यू है जिसको हम एक्सप्लांट बोल रहे हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म, जो भी पार्ट हम ले रहे हैं, इसको जब हम न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करेंगे अंडर स्टरलाइज्ड असेप्टिक कंडीशन, तो अब ये न्यूट्रिएंट मीडिया यूज करके इस सेल का क्या होगा, ग्रोथ होगी। ग्रोथ होने के बाद क्या होगा, एक ऐसा अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल तैयार होता है जिसको कहा जाता है कैलस। तो ये जो कैलस कल्चर हमको दिखाई दे रहा है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम कैलस कल्चर बोल देते हैं। कैलस मैंने अभी आपको बोला कि व्हाट इज बाय कैलस, तो जो स्मॉल पीस ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू, पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो कैसे फॉर्म हुआ था, जिसको हमने न्यूट्रिएंट मीडिया में रखने के बाद जब वो न्यूट्रिएंट मीडियम कंज्यूम करेगा तब उसका ग्रोथ होगा। ग्रोथ कैसा होता है तो हमको पता है, देखो लैग फेज, लॉग फेज, फिर स्टेशनरी फेज थी। तो लॉग फेज के अंदर उसका क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो जब ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कल्चर मीडियम के ऊपर, कल्चर मीडियम, तो उसकी ग्रोथ होने वाली है। तो ये जनरली डार्क में कर सकते हैं, डार्क, और टेम्परेचर यहाँ पर रह सकता है 25 to 30 डिग्री, या तो 20 to 25 डिग्री टेम्परेचर भी हम रख सकते हैं। तो इस टेम्परेचर में, तो इस मीडियम के अंदर ऑर्डिनरली क्या रहता है, ऑक्सीजन
2,4-D, और साइटोकाइनिन अभी मैंने बोला था आपको कि कौन सा, बेंजिल अमाइनो प्यूरिन, तो ये रह सकता है। उसके बाद जो कैलस हमने रखे वाला, कैलस, उसको क्या करेंगे 2 to 3 वीक रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी एक्टिव ग्रोइंग इरेगुलर और अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल प्रोड्यूस होगा, जिसको हम बोल लेते हैं कैलस। ये कैलस, तो जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है उसी से क्या होगा, कैलस। या कैलस को हम कैसा डिफाइन करते हैं, तो मैंने आपको बोला है कैलस मीन्स अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल, पैरेन्काइमेटस सेल या टिश्यू जो है, हम ऐसा बोलेंगे। तो इनका ये जो हर एक पीस है, इसको क्या करेंगे हम प्लांटलेट्स में, फिर बाद में ये कन्वर्ट होगा, जिसको लाइट और मॉर्फोजेनिक ग्रोथ हार्मोन प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद देखिए, जब मल्टीपल शूटलेट प्रोडक्शन होगा, बहुत वहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल शूटलेट, ये सब आगे और रिवाइज करूँगा मैं, यानी कि अब जब स्लाइड देखोगे तब और आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सभी इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगा जिससे ये न्यूट्रिएंट मीडिया, उसके बाद जो ग्लासवेयर यूज़ कर रहे हैं उसको स्टरलाइज कैसे करते हैं, एक्सप्लांट को कैसा स्टरलाइज करेंगे। तो इट इज़ यूज फॉर रेजिंग द न्यूमरस प्लांट पैथोजन फ्री कॉपीज ऑफ रेयर प्लांट। जो प्लांट देखो बहुत कम है, सपोज कंसिडर कीजिए एक हाइपोथेटिकल कंडीशन हमने इमेजिन की कि एक ही प्लांट बचा है, सपोज ये, और इसके सिवाय दूसरा प्लांट है ही नहीं ये। तो इसको अगर हमको ग्रो करना है और इसका रिप्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर की सेल लेंगे, और उस सेल को हम क्या बोल रहे हैं, टोटियोपोटेंट सेल, मीन्स उसके अंदर एबिलिटी है कि पूरा कंप्लीट एंटायर प्लांट में वो डेवलप हो सके। उसको लाना है, स्टरलाइज करना है, फिर उसको न्यूट्रिएंट मीडिया स्टरलाइज करना है, ग्लासवेयर इक्विपमेंट सभी स्टरलाइज करना है, अंडर कंट्रोल कंडीशन में हम उसको ग्रो कर सकते हैं। और जिस प्लांट को डिसीज फ्री बनाना है, मतलब कोई प्लांट अगर सपोज है उसको ऑलरेडी डिसीज हुआ है, प्लांट इन्फेक्टेड है, तो भी उसका ऊपर का ये जो पार्ट रहता है शूट, वो इन्फेक्टेड नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल एक्टिवली डिवाइड होते हैं, इस पार्ट के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इस पार्ट को लेकर हम क्या कर रहे हैं, पार्ट को ग्रो कर रहे हैं, मतलब प्लांट को ग्रो कर रहे हैं बाय टिश्यू कल्चर। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम शूट टिप लेंगे, शूट टिप और बर्ड को ले सकते हैं, और 1 to 4 लीफ प्राइमोडिया यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, 1 to 4 लीफ प्राइमोडिया, प्राइमोडिया। और इसको क्या करना पड़ेगा, स्टरिलाइज, दे शुड बी स्टरिलाइज एंड इंट्रोड्यूस्ड किसके ऊपर, ओवर कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया। पर इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है हाई सॉल्ट कंटेंट, हाई सॉल्ट कंटेंट, एंड इसको यूज़ करते हैं हम यहाँ पर यानी पता है, देखो नाफ्थलीन एसिटिक एसिड, इसको यूज़ कर रहे हैं क्या प्रोड्यूस करने के लिए, मल्टीपल शूट प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पर क्या करें हम, न्यूमरस जो प्लांट पैथोजन है, न्यूमरस पैथोजन फ्री कॉपीज हम प्रोड्यूस करें, न्यूमरस पैथोजन फ्री कॉपीज ऑफ रेयर प्लांट, जो प्लांट बहुत मुश्किल से मिलेंगे, रेयर प्लांट, हाइब्रिड या ऐसे प्लांट जिनका रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो उनको क्या बोलेंगे हम, स्टराइल प्लांट्स। तो हम इनको ग्रो कर रहे हैं, किसको, स्टराइल प्लांट्स, या ऐसा प्लांट बनाएंगे जिसको पैथोजन इन्फेक्ट नहीं करेंगे, वैसा कर सकते हैं हम, या तो हाइब्रिड को भी हम इस मेथड से क्या करेंगे, ग्रो करने वाले। तो ये था मल्टीपल शूटलेट, और वहाँ पर क्या करेगा, एट द रेगुलर इंटरवल 4 to 6 वीक शूट टिप को कट करना पड़ेगा, या तो शेकर में रखना है, शेकर बोलकर एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर वो शेक होता है। तो उसके बाद क्या होगा, उससे न्यू बर्ड अराइज होते हैं और स्मॉल स्मॉल उससे प्लांटलेट्स डेवलप होंगे। उसके बाद देखिए, मैंने आपको बोला था कि जो कल्चर मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर 2 टाइप का कल्चर मीडिया था, एक था सॉलिड मीडिया जिसके अंदर हम अगार यूज़ करते हैं, और एक होता है सस्पेंशन कल्चर, उसके अंदर भी हम अगार यूज़ कर सकते हैं, पर लिक्विड टाइप में हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सस्पेंशन कल्चर क्या रहता है ये बोलूँगा मैं, सस्पेंशन कल्चर, व्हाट इज मीन बाय सस्पेंशन कल्चर। तो अब देखिए इसके अंदर क्या करते हैं, जो एक्सप्लांट है, एक्सप्लांट मतलब मैंने बोला आपको कि द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज यूज फॉर दिस टिश्यू कल्चर टेक्निक और फॉर दिस पर्पस, इसको बोलेंगे हम एक्सप्लांट। इसको क्या करेंगे हम, इसको सस्पेंड करेंगे लिक्विड में, इट विल बी सस्पेंडेड इन द लिक्विड, क्योंकि सस्पेंशन कल्चर का मीनिंग ही वो है
लिक्विड मीडिया। अब इस लिक्विड मीडिया के अंदर हमको वापस वो ऐड करना पड़ेगा, क्या, विटामिन, हार्मोन्स, ये ऐड करना पड़ेगा। तो हार्मोन यहाँ पर हम कौन सा ऐड करें, ये ऑक्सीनी 2,4-D, इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा, हमको कॉन्स्टेंटली एजिटेशन करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड। एजिटेटेड मतलब एरिएशन, जैसा आपको घर पे वो सीरा बनाते ना, वाटर, मैदा, रवा रहता, मैदा नहीं, तो उसके अंदर हम शुगर ऐड करके उसको क्या करते हैं, एजिटेट करते हैं। तो वैसा यहाँ पर एजिटेशन प्रोवाइड करना है सो दैट ऑक्सीजन मिक्स हो सके उसमें। और इसके लिए शेकर होते हैं लैब के अंदर, तो वहाँ पर स्पीड रखा जाता है 100 to 250 RPM, मीन्स रिवोल्यूशन पर मिनट। तो ये एजिटेशन करने का पर्पस क्या है, क्यों हम एजिटेशन कर रहे हैं? एजिटेशन करने की वजह से क्या होता है, कांस्टेंट एरिएशन होगा कल्चर का, जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होगा। कांस्टेंट एरिएशन ऑफ कल्चर, जो भी कल्चर है उसका एरिएशन होगा। उसके बाद जो मीडिया है वो कॉन्स्टेंटली मिक्स होता है। जैसे घर पे हम खाना बना रहे तो उसके अंदर वो करते हैं ना चमचा डाल के, सो दैट वो मिक्स होना चाहिए थोरोली, जो भी फूड है। कांस्टेंट मिक्सिंग ऑफ मीडिया, इसके लिए भी एजिटेशन ज़रूरी है। उसके बाद क्यों और क्या पर्पज़ है इसका, तो ब्रेकेज ऑफ सेल एग्रीगेट्स इनटू द स्मॉलर ग्रुप, ये ब्रेकेज होगा, ब्रेकेज, ब्रेकेज ऑफ सेल एग्रीगेशन, या सेल एग्रीगेट्स बोलेंगे, सेल एग्रीगेट्स इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, इसके लिए हम कर रहे हैं एजिटेशन। तो जो सस्पेंशन कल्चर है वो बहुत फास्ट ग्रो होता है एज कम्पेयर टू कैलस कल्चर, ये याद रखें, सस्पेंशन कल्चर ये ज़्यादा फास्ट ग्रो होता है, ग्रोस मच फास्टर दैन कैलस कल्चर, दैन कैलस कल्चर। तो इसके लिए हम सस्पेंशन कल्चर को यूज़ कर रहे हैं। तो जो दोनों टाइप के टिश्यू कल्चर के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम सेल या टिश्यू ड्राई मैटर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे उनके अंदर न्यूट्रिएंट लेवल जो पहले यूज़ करते जाएंगे। क्योंकि ये देखिए, ये है पेट्री प्लेट, इसके अंदर मैंने न्यूट्रिएंट मीडिया रखा, इसके अंदर सेल रखे वाली, ये एक्सप्लांट। तो एक्सप्लांट की जैसे साइज बढ़ते जाएगी, ये जैसे जैसा बड़ा होते जाएगा, वैसे वैसे न्यूट्रिएंट की साइज क्या होती जाएगी, यहाँ पर कम होती जाएगी, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो न्यूट्रिएंट कम होगा और इनकी साइज बढ़ती जाएगी। तो ये होने वाला है। और जो न्यू, टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, तो पार्ट ऑफ कल्चर क्या करना पड़ चाहिए, हमको रेगुलरली ट्रांसफर करना पड़ेगा न्यू कल्चर वेसल में, जिसके अंदर फ्रेश मीडिया है। तो उसको हम सब कल्चरिंग बोलते हैं। मतलब देखिए, यहाँ पर सेल बहुत कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, पर एक लेवल के बाद हमको नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनके अंदर के कुछ न्यू सेल क्या करेंगे, हम दूसरा एक मीडिया बनाएंगे, उसके अंदर ये सेल ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब ये जो, ये पहला हमारा था कल्चर, अब ये दूसरा कल्चर बनाए हम उसी से, तो इसको क्या कहा जाएगा, सब कल्चर। तो इसको कहा जाएगा सब कल्चरिंग। तो शूट टिप कल्चर और आगे का देखने का हमको प्रोडक्शन ऑफ डिसीज फ्री प्लांट, ये कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सब एक्सप्लेन करके बाद में मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा इसके ऊपर, वहाँ पर और एक बार एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। शूट टिप कल्चर, शूट मतलब समझ में आ जाएगा, प्लांट को शूट भी रहेगा, रूट भी रहेगा, शूट अपर पार्ट है, शूट कल्चर और प्रोडक्शन ऑफ डिसीज फ्री प्लांट, disease free plant. We know what's meant by disease. Any disturbance produced in the normal functioning of body is called as disease. तो हमको disease free plant बनाने का with the help of this technique, tissue culture technique से। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, पैथोजन फ्री क्लोन्स ऑफ प्लांट, इनको बनाने के लिए हमको शूट टिप कल्चर यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि ये जो प्लांट है, सपोज ये इसके रूट है, ये स्टेम है और ये इसका शूट है। तो ये जो शूट है, यहाँ का पार्ट हम जनरली यूज़ करते हैं, वाई, बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम वायरस पैथोजन, फ्री फ्रॉम डिसीज, इनको डिसीज नहीं होता है। इवन इस पूरे प्लांट को भी अगर इन्फेक्शन हुआ है तो प्लांट का ये जो ऊपर का शूट जो है ये फ्री रहता है फ्रॉम डिसीज, फ्रॉम पैथोजन। तो इसको, और ये जो है यानी कि अपाइकल मेरिस्टेम, ये जो अपाइकल मेरिस्टेम दिख रहा है हमको,
जिसको इस टेक्निक में यूज़ किया जा रहा है, ये फ्री रहता है फ्रॉम वायरसेस। दिस इज आल्सो फ्री फ्रॉम वायरसेस। और वायरस तो हमको पता है ऑब्लिगेट पैरासाइट रहता है, इन्फेक्शन करेगा, पर यहाँ पर ये भी एफेक्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर क्या होता है, अभी बोला था मैंने आपको शूट के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन का भी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन जो है। तो अब जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, रैपिड सेल डिवीज़न फास्ट होता है। जैसे देखो अगर आप लोगों को देखा तो डिसीज होने के चांसेस कम कब रहते हैं, यंग एज में, क्योंकि तब आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहेगा। सपोज एक्सरसाइज करें तो आप और अच्छा रहेगा, जिससे डिसीज होने के चांसेस कम। तो वैसे ही प्लांट का ये पार्ट है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो अपाइकल मेरिस्टेम है, दिस अपाइकल मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 1 to 2 लीफ प्राइमोडिया रहेंगे, जिसको हम लेने वाले हैं लीफ प्राइमोडिया। प्राइमोडिया मतलब फर्स्ट लीफ आने के पहले का जो पार्ट है, ये रहता है लीफ प्राइमोडिया, उससे आगे जाकर लीफ डेवलप होने वाली। तो इसको हम लेंगे डिसीज फ्री प्लांट बनाने के लिए। पर ये लेते वक्त देखो इसको और थोड़ा स्टेरिलाइज करना पड़ेगा, मतलब बाहर से डस्ट हो या कोई पैथोजन यहाँ पर बैठा पर जो सर्वाइव नहीं हो रहा है, तो हमको इसको स्टेरिलाइज करना पड़ेगा। ये याद रखिए, इसको स्टेरिलाइज करें हम, sterilized, it should be sterilized. And after that this shoot tip is now placed over the culture media, means here we are using culture media. In that we are going this culture media, means here condition will be, we are maintaining here aseptic condition, aseptic condition. So aseptic condition is necessary. Then these somatic embryoids आर द एम्ब्रियो, ये यानी कि यहाँ पर ये सॉरी सोमेटिक एम्ब्रियोइड नहीं, यहाँ पर जो असेप्टिक कल्चर बोल रहा हूँ मैं। असेप्टिक कंडीशन का मीनिंग मैंने आपको बोला है स्टेरिलाइज कंडीशन, जहाँ पे कोई पैथोजन नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ये जो शूट टिप है जो कल्चर मीडिया पर रखे वाला असेप्टिक कंडीशन में, अब इससे क्या होगा, धीरे धीरे ग्रोथ होगी किसकी, वो जो टिश्यू हमने उसके अंदर रखे वाले अपाइकल मेरिस्टेम की, तो उनका ग्रोथ होगा। और इससे सक्सेसफुली साइंटिस्ट ने क्या क्या बनाया, तो इन क्रॉप को बनाया उन्होंने सक्सेसफुली, बनाना, शुगर केन और उसके बाद पोटैटो। सो दीज प्लांट सक्सेसफुली ग्रोन विद द यूज ऑफ दिस शूट टिप कल्चर मेथड और प्रोडक्शन ऑफ डिसीज फ्री प्लांट। तो इन प्लांट को बनाया गया इस हेल्प से। तो यहाँ पर ये सब नाम याद रखना, देखिए शूट टिप कल्चर और प्रोडक्शन ऑफ डिसीज फ्री प्लांट, क्या क्या किया था हमने, ये सब टेक्निक्स याद रखना है। और ये सब उसके बाद देखिए अगर नेक्स्ट मेथड देखेंगे तो हम इसके अंदर सोमैटिक एम्ब्रियो जनरेशन है, तो वो मैं आपको आगे यहाँ पर दिखाऊंगा। देखिए ये प्लांट टिश्यू कल्चर में हम क्या क्या करें, वन बाय वन रिवाइज करेंगे और आगे का पार्ट और बोल रहा हूँ मैं इसी में। देखिए तो टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल टिश्यू कल्चर यहाँ पर दिख रहा है, देखिए हमको ये कैसा करना है, टोटोपोटेंसी क्या है, एक्सप्लांट क्या है, और न्यूट्रिएंट मीडिया में हम क्या क्या यूज़ करें ये मैंने आपको बोला। इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन्स, अमाइनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटर लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इनको यूज़ किया जाता है। ये दिख रहा है, देखिए दिस इज पेट्री प्लेट, इसके अंदर हम क्या यूज़ करने वाले, मीडिया, इसके अंदर ऐड करना हमको न्यूट्रिएंट मीडिया। कैसा करते हैं, एक ऑटोक्लेव नाम का इंस्ट्रूमेंट रहता है जो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, पर यहाँ पर रफ दिखा रहा हूँ। ये जो ऑटोक्लेव है इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट लग रहे हैं इस टेक्निक के लिए उन सबको स्टेरिलाइज करते हैं। ये प्लास्टिक का कंटेनर यूज नहीं करेंगे, जो ग्लास की चीज़ें रहती है ग्लासवेयर, उनको इसके अंदर स्टेरिलाइज करते हैं। इसके अंदर क्या रहता है, पानी रहता है इस ऑटोक्लेव में, और यहाँ पर एक ऐसी प्लेट रहती है। ये प्लेट आपको अगर देखे तो ऐसे दिखेगी जैसा वो घर पे देखिए इडली बनाते थे, एक प्लेट होती है देखिए जिसके अंदर ऐसे होल रहता है और इसके ऊपर शेप रहता है वो इडली का, इडली बनाते वक्त वेपर देने के लिए। तो वैसा क्या होता है, इस प्लेट को ऐसे होल रहता है और ये प्लेट रहती है फ्लैट, इसके ऊपर वो ग्लास वेयर्स रखेंगे। सपोज हमको पिपेटी मतलब पिपेट, ये कोनिकल फ्लास्क, इनको हमको स्टेरिलाइज करना, और ये है टेस्ट ट्यूब, दिस इज टेस्ट ट्यूब, और ये जो है ये पेट्री प्लेट, ये ऐसी पेट्री प्लेट ग्लास की, इन सबको स्टेरिलाइज करना। तो क्या करते हैं, इसके ऊपर लेंगे, इसको पहले वॉश करेंगे और उसके ऊपर न्यूज़पेपर रैप करना और रबर लगाना। और सपोज इसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडिया, इसके अंदर हमको अगार यूज़ करना है और इस अगार के अंदर न्यूट्रिएंट मीडिया या इस अगार को यूज़ करना हमको।
तो इस अगार कैसा करेंगे, यहाँ पर लेंगे वाटर, सपोज 100 ml वाटर लें, उसके अंदर क्या करेंगे, अगार काउंट करके इसके अंदर ऐड करने का, तो वही अगार जो रेड अलगी से सिंथेसाइज होता है, तो उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर कॉटन का प्लग लगाते हैं और इधर से क्या करेंगे, हम न्यूज़पेपर इसके अराउंड रैप करेंगे और रबर से इसको बांध देंगे। वैसे फिर इसको भी, ये जो भी चीज़ें इनको आप रैप करते हैं न्यूज़पेपर से, और फिर उसके बाद यहाँ पर रख देने का। नीचे रहेगा वाटर, टेम्परेचर दिया जाता है नियर अबाउट 120 और प्रेशर रहेगा। इसके बाद क्या होगा, ये 15 मिनट ऐसा ये टेम्परेचर देने के बाद ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है ये हीट के वजह से स्टरलाइज हो जाता है, तो इनको ऐसा स्टरलाइज किया जाता है। तो मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट्स इन वेरी शॉर्ट टाइम, इसको कहा जाएगा माइक्रो प्रोपागेशन, जो मैंने आपको अभी बोला थोड़ी देर पहले, क्लोनल प्रोपागेशन। तो इससे क्या क्या बना है यहाँ पर दिख रहा है हमको, सभी चीज़ें दिखाई दे रही है और टेक्निक दिखाई दे रही है यहाँ पर कैसे ग्रो होंगे। तो ये देखिए, शूट टिप को हम यूज़ करेंगे किसके लिए, डिसीज फ्री प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए, जो मैंने आपको अभी बोला। तो जो सरफेस है वो स्टरलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। यहाँ पर केमिकल के नाम याद रखिए। डिस्टिल वाटर यूज़ करेंगे हम, स्कैल्पेल से कट करके अपाइकल जो टिप है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर मीडिया जो यूज़ किया गया, दिस इज MS मीडिया, मुरा शिंगल स्कूल। फिर उसके बाद इसको इंटीमेट करना है 16 आवर्स के लिए एट 25 डिग्री अंडर अ फ्लोरोसेंट लाइट। तो उसके बाद क्या होगा, रूट डेवलपमेंट कब होता है, जब ऑक्सीजन का लेवल साइटोकाइनिन से ज़्यादा होता है तब रूट डेवलप होता है, और जब साइटोकाइनिन का रेशियो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा उस समय शूट डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो ये रेशियो देखना पड़ता है हमको। उसके बाद क्या होता है, ये जो पहले कैलस डेवलप होगा, कैलस के बाद प्लांटलेट्स, ये सीक्वेंस याद रखिए। पहले कैलस आएगा, तो वैसे तो मैं आपको प्रोटोकॉल आगे और दिखाने भी वाला हूँ। कैलस से क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है और फिर बाद में प्लांटलेट्स डेवलप होते हैं। इन प्लांटलेट्स को क्या करते हैं, हम नर्सरी में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उसके बाद उन प्लांट को जो सीड आएंगे वो सीड हम मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये, तो इससे मैंने आपको बोला बनाना, शुगर केन, पोटैटो, ये सब ग्रो कर चुके हैं अभी तक। उसके बाद फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ये देखना था हमको। तो यहाँ पर देखिए सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोला है। सोमा मतलब हमको पता है बॉडी सेल, क्योंकि बॉडी में 2 टाइप के सेल होते हैं, वन इज सोमैटिक अदर इज जर्मानिक, जिसके अंदर माइटोसिस होता है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, लाइक पोटैटो और टोमेटो, उनका क्या किया, सपोज सोमैटिक सेल लिया, एक पोटैटो प्लांट की, एक टोमेटो प्लांट की। अब क्या किया, प्लांट के जो सेल है उनको फ्यूज़ करने का। तो फ्यूज़ करने के पहले उसके ऊपर की सेल वॉल निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलुलेस और पेक्टिनेस एंजाइम यूज़ करते हैं, जिससे उसके ऊपर की जो सेल वॉल है वो निकाली जाएगी। तो यहाँ पर क्या करें हम, द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि हमको पता है, देखो जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल, येलो कलर यूज करूँगा, प्लांट सेल माइनस सेल वॉल, प्लांट सेल में से हमने अगर सेल वॉल निकाले तो हमको क्या मिलेगा, प्रोटोप्लास्ट, और उसी का हम फ्यूजन कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्रोटोप्लास्ट फॉर्म 2 डिफरेंट वैरायटीज, 2 डिफरेंट वैरायटीज विथ डिजायरेबल कैरेक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा पर्पस ये कि हमको ऐसा प्लांट प्रोड्यूस करना है, सेल टिश्यू सब प्रोड्यूस करना है कि जिससे हमको बेनिफिट हो। टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट इट कैन बी ग्रोन फ्रॉम न्यू प्लांट कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिड। प्रोटोप्लास्ट कैन बी आइसोलेटेड आफ्टर डाइजेस्टिंग द सेल वॉल। सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए क्या लगेगा हमको, सेल्यूलेज और पेक्टिनेस एंजाइम। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखता होगा, ये जो दिख रहा है आइसोलेटेड सेल्स है। अब उन सेल्स के अंदर से क्या किया, ये सेल वॉल निकाल दी। उसके बाद रहा प्रोटोप्लास्ट। तो ऐसे 2 सेल का निकालने का है, ये एक सेल हो गया, सपोज ये पोटैटो की और ये टोमेटो की, तो ये निकालेंगे। फिर इन प्रोटोप्लास्ट को क्या करेंगे, हम फ्यूज़ करेंगे। और फ्यूज़ ऐसे नहीं होगा, फ्यूज़ होने के लिए हमको फ्यूजोजेनिक केमिकल लगेगा, लाइक पीएच लग सकता है, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल, या सोडियम नाइट्रेट हम यूज़ कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिक करंट यूज़ कर सकते हैं, उसको इलेक्ट्रोफ्यूजन बोलेंगे। तो ये टेक्निक यूज़ करना, देखिए जैसे यहाँ पर दिख रहा है पैरेंट ए पैरेंट बी, और यहाँ पर इन सेल को फ्यूज़ करने के लिए, इन दोनों सेल को जब फ्यूज़ करेंगे तब इनके अंदर का क्या हो रहा है, फ्यूज़ करने के लिए हमको लग रहा है फ्यूजोजेनिक केमिकल लाइक पीईजी, इसको बोलेंगे हम पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। दिस इज पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल।
या तो और क्या यूज़ कर सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट, और इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफ्यूजन। तो ये है फ्यूजोजेनिक सब्सटेंस, फ्यूजोजेनिक मेथड, ये जो भी रहेगा फ्यूज करने के लिए। अब यहाँ पर सेल फ्यूज हो गया, सोमैटिक हाइब्रिड प्रोड्यूस हो गया, और ये रहेगा प्रोटोप्लास्ट। तो इसके अंदर शॉर्ट में क्या बोले, तो मैं और एक बार बोलूँगा कि सोमैटिक एम्ब्रियोइड्स आर द एम्ब्रियोइड्स that arise from the somatic cells, and the pattern of development of these somatic embryo passes through the generally देखो कभी भी जब एम्ब्रियो तैयार होता है तो एम्ब्रियो अलग तैयार होता है, मतलब जब जाइगोट फॉर्म होगा तो जाइगोट से आगे क्या होगा, एम्ब्रियो प्रोड्यूस होगा। तो ऐसा रहेगा। ये देखिए ये सोमैटिक हाइब्रिड्स है, प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो और पोमेटो। तो ये दोनों अगर फ्यूज हुए तो ये PO और ये आगे का मैटो, ये दोनों मिक्स होकर यहाँ पर वर्ड दिया गया पोमेटो। तो ये जो हाइब्रिड है इसका ये कैरेक्टरिस्टिक है टोमेटो और पोटैटो, बट इट हैज़ नो ऑल डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स कमर्शियल यूटिलाइजेशन। बट जनरली देखिए हमको पता है कि ये जो पोटैटो है, पोटैटो में देखिए सॉलिड है और इसके अंदर सीड नहीं रहता है। टोमेटो कैसा है, सॉफ्ट है पर अंदर सीड रहता है, पर इसका फ्रूट अच्छा रहता है। तो इन दोनों को फ्यूज़ करके ऐसी वैरायटी बनाई गई थी टोमेटो की। अब इसके बाद देखिए आगे का, अभी जो मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले, प्रोटोप्लास्ट कल्चर तो हो गया। जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर था उसके अंदर हमने क्या देखा वो समझ में आ गया। देखिए क्या क्या हुआ था वहाँ पर, फ्यूजोजेनिक केमिकल, ये सब याद रखने का। और जो वहाँ पर प्रोड्यूस हुआ उसको हम साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड भी बोल सकते हैं। ये जो यहाँ पर सोमैटिक हाइब्रिड प्रोड्यूस हुआ इसी को हम क्या बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, क्योंकि साइटोप्लाज्म मिक्स हो रहा है। या तो इसको साइब्रिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब ये सेल फ्यूज हो रहे थे, ये एक सेल ये एक सेल, तो दोनों न्यूक्लियस नज़दीक आ गए। तो यहाँ पर सोमैटिक हाइब्रिड में सिनकरियन कंडीशन रहेगी, मतलब सिंगल फ्यूज न्यूक्लियस या हेट्रोकायरन रह सकता है। हेट्रोकायरन मतलब दोनों न्यूक्लियस नज़दीक आए पर फ्यूज नहीं हुए, ये एक न्यूक्लियस ये एक न्यूक्लियस, जस्ट इनके सेल फ्यूज हुए, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ। तो ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट हो सकते हैं कि सोमैटिक हाइब्रिड में भी सिनकरियन, सिन का मीनिंग होता है फ्यूज, करियन का मीनिंग होता है यूनाइट न्यूक्लियस। तो यहाँ पर क्या, सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियर। और हेटेरो करियन मतलब क्या, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, और करियन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पर टू अनफ्यूज्ड न्यूक्लियस, टू अनफ्यूज न्यूक्लियस, तो इसको कहा जाएगा हेटेरोकारियन। तो फर्स्ट जो सोमैटिक हाइब्रिड था वो डेवलप किया था कार्लसन, फर्स्ट सोमैटिक हाइब्रिड। इधर आगे लिखूंगा ब्लैक स्लाइड पर, फिर रब कर लेंगे। तो जो फर्स्ट सोमैटिक हाइब्रिड was developed by or was obtained by कार्लसन इटल, इन साइंटिस्ट का नाम था। तो इन्होंने किस में किया था, बिटवीन निकोटियाना ग्लूका एंड निकोटियाना लैंग्सडॉर्फी, ये टोबैको की स्पीसीज है। तो ये, और जो इंटरजेनिक अभी जो हमने देखा था, देखिए पोटैटो टोमेटो देखा, वैसा एक ब्रिंजल और ये जो ब्रिंजल है और उसके अंदर कर सकते हैं, ब्रिंजल के साथ भी कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमने ये देखा था पोमैटो हो गया हमारा, इसमें क्या किया हमने, पोटैटो एंड टोमेटो इन दोनों को यूज़ किया था। पर हम बोमैटो भी बना सकते हैं। ये जो बोमैटो के अंदर क्या यूज़ करना है, ब्रिंजल एंड टोमेटो। तो ये जो दोनों दिख रहे हैं हमको सोमैटिक हाइब्रिड, इनको कहा जाता है इंटर जेनेरिक सोमैटिक हाइब्रिड्स। ये है इंटरजेनिक सोमैटिक हाइब्रिड्स। तो इनके नाम याद रखिए, इंटरजेनिक कौन सा है, इंटरजेनिक मतलब टू डिफरेंट जनरा, तो ये होता है। उसके बाद देखिए हमको देखना था कि यहाँ पर सोमैटिक एम्ब्रियोइड किसको बोलते हैं, हैप्लॉइड कल्चर कौन सा है, तो ये दोनों देख लेंगे हम, क्योंकि हमारा ये बाकी का हो चुका था हैप्लॉइड प्लांट कल्चर ये सब।
तो आप देखिए हमको देखना है यहाँ पर सोमैटिक एम्ब्रियो रीजनरेशन, एम्ब्रियो रीजनरेशन, रीजनरेशन। अब क्या होता है देखो, सोमैटिक एम्ब्रियोइड्स ये एम्ब्रियो रहते हैं कि जो सोमैटिक सेल से अराइज होंगे, सोमैटिक एम्ब्रियो, और जिनको एम्ब्रियोइड्स भी बोल सकता हूँ, सोमैटिक एम्ब्रियो और एम्ब्रियोइड्स, these arise from arise from arise from somatic cells, arise from somatic cells। somatic cell मतलब मैंने अभी आपको बोला कि बॉडी सेल, arise from somatic cells कहाँ पर, इन टिश्यू कल्चर। तो ये देखना था। तो अब देखिए, अब इसके अंदर क्या होगा, जनरली हम जो एम्ब्रियो देखते हैं उसकी जब डेवलपमेंट होती है तो हमको पता है कौन कौन से स्टेजेस रहते हैं। तो उसके अंदर हम देखते हैं ग्लोबुलर, ग्लोबुलर, हार्ट शेप्ड, तो ये स्टेजेस रहते हैं, मतलब जैसे जहाँ वहाँ से जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता जाएगा तब उसके अंदर ये स्टेजेस हमको दिखाई देते हैं। कौन कौन से, ग्लोबुलर, हार्ट शेप्ड और टॉर्पिडो शेप बोलेंगे हम इसको, टॉर्पिडो शेप। तो ये प्रोड्यूस होते हैं। तो जब ये प्रोड्यूस होंगे तो टॉर्पिडो शेप स्टेजेस दैट मिमिक द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस एम्ब्रियोज। तो अब सोमैटिक एम्ब्रियो रीजनरेशन में ये कैसे इंड्यूस करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन। यहाँ पर ऑक्सिन का हाई कॉन्सेंट्रेशन यूज़ किया जाएगा। ऑक्सिन हमको पता है पीजीआर है, ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये जो एम्ब्रियोड है इनको हम यूज़ करते हैं। these embryos are used to produce synthetic artificial seed by encapsulating them in a alginate। तो ऐसा प्रोड्यूस करेंगे, मतलब ये हम यूज़ करें। so these embryo are used to produce synthetic, सिंथेटिक मतलब समझ में आ गया, आर्टिफिशियल बोल सकते हैं या तो क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल सीड बाय एनकैप्सुलेटिंग, मतलब उनकी कैप्सूल निकालने की, एनकैप्सुलेटिंग देम इन अल्जिनेट, कैप्सूल लगा दें। तो ऐसा, तो ये है सोमैटिक, दिस इज कॉल्ड एज सोमैटिक एम्ब्रियो रीजनरेशन। तो ये ऐसा होगा। उसके बाद देखो एम्ब्रियो कल्चर कैसा किया जाता है। एम्ब्रियो कल्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, टिश्यू कल्चर। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, एक्सकीजन, एक्सीजन मतलब जो यहाँ पर एम्ब्रियो को क्या करा जाएगा, निकाला जाएगा, एक्सीजन ऑफ यंग एम्ब्रियो फ्रॉम द सीड विद देयर कल्टीवेशन थ्रू टिश्यू कल्चर। तो यहाँ पर ये करना, एक्सीजन ऑफ यंग एम्ब्रियो, यंग एम्ब्रियो फ्रॉम सीड and their cultivation and their cultivation through टिश्यू कल्चर। तो इससे, तो अब ये जो एम्ब्रियो कल्चर है इसके एप्लीकेशन है, देखिए इसके फ़ायदे अगर हम देखेंगे तो ये कहाँ पर काम को आता है। इसके अगर एप्लीकेशन देखा जाए तो ये एम्ब्रियो रेस्क्यू में काम को आएगा, द एप्लीकेशन ऑफ दिस एम्ब्रियो कल्चर। इसके एप्लीकेशन देखें तो क्या बोल सकते हैं हम कि ये जो एम्ब्रियो, इसी को एम्ब्रियो रेस्क्यू भी कहा जाता है, एम्ब्रियो रेस्क्यू। क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट से एम्ब्रियो प्रोड्यूस होते हैं, सभी के सभी डेवलप नहीं होते, बहुत सारे एम्ब्रियो रहते हैं कि जो नहीं सर्वाइव होंगे, उनकी डेथ हो सकती है। तो एम्ब्रियो रेस्क्यू, तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स दिस आर ऑफन स्टराइल बिकॉज एम्ब्रियो मॉर्टेलिटी एंड सीड कोलैप्स। सो इन सच अ कंडीशन हाइब्रिड एम्ब्रियो इज एक्साइज फ्रॉम द फीमेल पैरेंट इन अर्ली स्टेज, या तो उसको कल्चर किया जाएगा। तो जो हाइब्रिड है बिटवीन कॉमन बीन और वाइल्ड बीन, इनको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, एम्ब्रियो रेस्क्यू में ज़्यादा से ज़्यादा एम्ब्रियो कभी कभी सर्वाइव नहीं होता, तो उसको क्या करेंगे, उनकी डेथ होती है। क्यों होती है, बिकॉज कोई कंडीशन उनको अगर अनफेवरेबल कंडीशन मिल रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तब उनका ऐसा हो सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या करें, जो हाइब्रिड एम्ब्रियो, द हाइब्रिड एम्ब्रियो, इनको क्या करेंगे हम, दे विल बी एक्साइज्ड फ्रॉम फीमेल पैरेंट, फ्रॉम फीमेल पैरेंट,
कब? इन अर्ली स्टेज, इन अर्ली स्टेज, और फिर उसको क्या किया जाएगा, एंड देन दे आर कल्चर्ड, उनको कल्चर किया जाएगा। तो ये मोस्ट कॉमन किस में मिलता है हमको? दिस इज मोस्ट कॉमन इन बीन और वाइल्ड बीन, वाइल्ड बीन। साइंटिफिक नेम देखे तो इसको बोला जाता है बीन को फैसिलियस वल्गैरिस, और ये है फैसिलियस एंगुस्टिमसस। तो ये इनको यूज़ किया जाता है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन अगर हम यहाँ पर देखेंगे इस एम्ब्रियो कल्चर का, तो उसमें क्या देखें कि ये जो एम्ब्रियो कल्चर है इसको हम अलो करते हैं सीडलिंग डेवलपमेंट के लिए। द एप्लीकेशन ऑफ दिस एम्ब्रियो कल्चर इज टू अलो सीडलिंग, टू अलो सीडलिंग डेवलपमेंट इन प्लांट्स whose seed, जिनके सीड में क्या रहता है, स्टोर न्यूट्रिएंट कम रहेंगे, whose seed lack stored nutrient, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टोर्ड न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर, जो किसके लिए काम को आने वाला था, रिक्वायर्ड फॉर उनकी ग्रोथ के लिए, सीडलिंग की ग्रोथ के लिए, रिक्वायर्ड फॉर सीडलिंग ग्रोथ। ऐसा होता है ऑर्किड में, एग्जाम्पल अगर देखा जाएगा तो ऑर्किड। और कुछ रेयर प्लांट रहते देखिए, उनको भी कल्टीवेट करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन बोल सकते हैं फॉर कल्चरिंग ऑफ रेयर प्लांट, या उनको बोलेंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेयर प्लांट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेयर प्लांट्स। तो इसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, किसको, एम्ब्रियो कल्चर को। अब देखेंगे हम हैप्लॉइड कल्चर। हैप्लॉइड क्या होता है हमको पता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको बोलेंगे हम हैप्लॉइड कल्चर। हैप्लॉइड बोलते हैं, उनका ही कल्चर करना है, उसको बोलेंगे हैप्लॉइड कल्चर। या बोलेंगे एंड्रोजेनिक कल्चर। एंड्रो मतलब मेल, गाइन मीन्स फीमेल, तो मतलब एंड्रोजेनिक से समझ में आ गया होगा, पोलर एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड बोलेंगे इसको। या तो इसको बोल सकते हैं पोलनगेन कल्चर, क्योंकि एंड्रो मतलब समझ में आ गया था, पोलनगेन कल्चर। ये टेक्निक सबसे पहले यानी कि जो बोला गया था, ये टेक्निक डेवलप की गई थी बाय 2 साइंटिस्ट, राजस्थान के साइंटिस्ट थे वो दोनों, उनका नाम था गुहा एंड माहेश्वरी। दीज 2 साइंटिस्ट डेवलप दिस टेक्निक, ये टेक्निक उन्होंने डेवलप की थी। तो उन्होंने क्या किया था, द फ्लोरल बड विच आर वेरी यंग एंड अनओपन आर फर्स्ट स्टेरिलाइज्ड बाय यूजिंग द क्लोरैक्स। तो हम वैसा करेंगे, इस टेक्निक में करना क्या है देखिए। तो पहले सबसे पहले क्या करें हम, जो फ्लोरल बड जो कि ज़्यादा यंग रहेंगे, वेरी यंग एंड अनओपन, जो अभी तक हमने ओपन नहीं किया, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले स्टरलाइज करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टरलाइज्ड, और स्टरलाइज करने के लिए क्या करना है, उसको इस केमिकल को यूज़ करना है, क्लोरोक्स। तो इसको यूज़ करेंगे, और कितने टाइम के लिए, 20 to 40 मिनट्स, ये स्टरलाइज करने का। उसके बाद ये देने के बाद उसके अंदर से धीरे धीरे क्या होगा, ब्लूमिंग होकर फ्लावर ओपन होगा। वो ओपन होने के बाद उसमें से हमको एंथर को निकालने का है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, वी विल रिमूव द एंथर। जब वो फ्लावर ओपन हो जाएगा तो उसमें से एंथर रिमूव कीजिए। अब जो एंथर रिमूव किए, इसको हम कहाँ पर रखेंगे, कल्चर मीडिया पे, न्यूट्रिएंट देना हमको उसको, कल्चर मीडिया। अब जब हम उसको कल्चर मीडिया में रख रहे हैं तो कितने टाइम के लिए रखना है, 4 to 6 वीक। इसके बाद उसके ऊपर धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट मीडिया वो यूज़ करना स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा, इस हर एक एंथर से नंबर ऑफ हैप्लॉइड एम्ब्रियोट्स तैयार होंगे फ्रॉम ईच एंथर। अब जो एंथर हमने रखे वाला है, फ्रॉम ईच एंथर नंबर ऑफ हैप्लॉइड एम्ब्रियोइड्स, ये डेवलप होंगे, नंबर ऑफ हैप्लॉइड एम्ब्रियोइड्स, ये डेवलप होना वहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो नॉर्मली वो प्रोड्यूस करते हैं वो स्टराइल हैप्लॉइड्स रहते हैं, हैप्लॉइड प्लांट्स। नॉर्मली दीज आर स्टराइल हैप्लॉइड, स्टराइल हैप्लॉइड प्लांट्स, ये स्टराइल हैप्लॉइड प्लांट्स है।
अब फिर हमको इसको डबल करना है तो हम इस केमिकल को यूज़ करते हैं। कौन सा केमिकल? कोल्किसिन। कोल्किसिन। अब ये कोल्किसिन ट्रीटमेंट लिया तो ये क्या करता है? क्रोमोसोम का डबलिंग करता है और होमोजाइगस डिप्लॉयड प्रोड्यूस करेगा फॉर ईच एंड एवरी ट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर याद रखिए। कोल्किसिन क्या बोलते हैं इसको हम? माइटोटिक पॉइजन। यहाँ पर वो डबलिंग करेगा क्रोमोसोम का, तो कोल्किसिन इज यूज्ड, या इसको कोल्किसिन ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो ये कोल्किसिन क्या करता है? क्रोमोसोम का डबलिंग, क्रोमोसोम डबलिंग एंड प्रोड्यूस होमोजाइगस डिप्लॉयड, होमोजाइगस डिप्लॉयड, ये प्रोड्यूस करेगा फॉर ईच एंड एवरी ट्रेट, फॉर ईच एंड एवरी ट्रेट, इसके लिए। तो ये याद रखने का। और गायनोजेनिक हैप्लॉइड भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, देखिए बोलूँगा आगे। तो जो गायनोजेनिक हैप्लॉइड है वो भी पॉसिबल है। गायनोजेनिक, गायनो मीन्स फीमेल, जेनिक मीन्स बर्थ। गायनोजेनिक हैप्लॉइड्स, these are also produced from using, by using किसको? अनफर्टिलाइज्ड ओवल यूज करेंगे। अनफर्टिलाइज्ड ओवल से हम गायनोजेनिक हैप्लॉइड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो विंटर वैरायटी है जिंगुआ 1, राइस वैरायटी है, राइस के जो वैरायटी है गुआन 18, ये इंपॉर्टेंट वैरायटीज है कि जो इस टेक्निक से प्रोड्यूस किए थे। तो इनके नाम लिख देता हूँ मैं। विंटर वैरायटी इधर लिखूंगा, विंटर वैराइटीज, या तो विंटर व्हीट बोलेंगे, विंटर व्हीट, जिंगुआ, GINGHU, जिंगुआ 1, ये विंटर व्हीट की वैरायटी है। और उसके बाद राइस के अगर देखेंगे हम, तो ये जो राइस की वैरायटी है गुआन 18, these are the two important varieties जो प्रोड्यूस किए थे बाय दिस टेक्निक, और अभी वो कल्टीवेशन के अंडर है। प्रोड्यूस बाय दिस टेक्निक एंड दिस आर नाउ अंडर कल्टीवेशन। अब ये जो हम एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनके फायदे क्या? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड? व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स? ये अगर देखें, देखो इनको म्यूटेशनल ब्रीडिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। इनसे हम प्योर लाइन बना सकते हैं जो है, और इससे क्या करते हैं हम? सीडलेस वैरायटी होगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं रहा। तो ये इनके एप्लीकेशन है, मतलब यूजफुल इन म्यूटेशन ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग। नंबर 2 क्या बोला था मैं आपको? प्योर लाइन्स प्रोड्यूस करने के लिए, टू मेंटेन द प्योर लाइन्स, और उसके बाद टू प्रोड्यूस सीड लाइन, सीडलेस वैरायटीज, टू प्रोड्यूस सीडलेस वैरायटीज, सीडलेस वैरायटीज, सीडलेस वैरायटीज। तो ये इनकी एप्लीकेशन है जो हम हैप्लॉइड कल्चर प्रोड्यूस कर। तो ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एंथर कल्चर कर रहे थे हम, ये सब। उसके बाद देखो सोमा क्लोनल वेरिएशन किसको बोलते हैं, ये भी याद रखिए। सोमा क्लोनल वेरिएशन, सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा मतलब बोला मैंने, क्लोन का मीनिंग बोला है। तो ये वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर, और इसमें से कुछ यूजफुल रहते हैं और स्टेबल। सम ऑफ दीज आर यूजफुल एंड स्टेबल, सम ऑफ दीज आर यूजफुल एंड स्टेबल टाइप ऑफ वेरिएशन रहता है। तो अब हम फॉर एग्जांपल अगर ऐसे कौन से, मतलब कि जो स्टेबल वेरिएशन है, अगर ये देखा जाए तो बेटर यील्ड, क्वालिटी, अर्ली मैचुरेशन, रेजिस्टेंट टू डिसीज, उसके बाद रेजिस्टेंट टू पेस्ट। तो ये इसके अच्छे एप्लीकेशन है सोमा क्लोनल वेरिएशन में। तो क्या मिलता है हमको यहाँ पर? बेटर यील्ड, क्वालिटी, टाइम के पहले मैचुरेशन, मतलब मैचुरेशन, अर्ली मैचुरेशन बोलेंगे, अर्ली मैचुरेशन, या रेजिस्टेंस टू डिसीज, रेजिस्टेंस टू डिसीज एंड पेस्ट। तो ये याद रखिए। तो सम ऑफ दिस significant variation which have been taken up by the plant breeding are high protein content। ये भी है देखिए, हाई प्रोटीन कंटेंट किसके अंदर मिला है? हाई प्रोटीन कंटेंट एंड रेजिस्टेंट टू लेट ब्लाइट, पोटैटो के लिए, पोटैटो के अंदर हमको यहाँ पर इसके हेल्प से हमको ये इनकी है वैरायटी मिलेगी जिसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट भी ज़्यादा मिला है, हाई प्रोटीन कंटेंट
ऐसे वैरायटी प्रोड्यूस किए वाला है, हाई प्रोटीन कंटेंट, और इस क्रॉप को रेजिस्टेंस डेवलप किया अगेंस्ट लेट ब्लाइट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। उसके बाद टोमेटो के अंदर शेल्फ लाइन जो है वो बढ़ा दी गई है, रेजिस्टेंस टू रस्ट एंड हाई टेम्परेचर टॉलरेंस इन वीट, ये भी याद रखने का, रेजिस्टेंस टू रस्ट एंड हाई टेम्परेचर जो वैराइटीज है इसके टोमेटो के, तो वैसे बनाएगा, टोमेटो की शेल्फ लाइफ बढ़ाएगा, रेजिस्टेंस टू रस्ट एंड हाई टेम्परेचर, ये देखा जाएगा वीट के अंदर। अगर यहाँ पर लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा आपको, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस टू रस्ट, रस्ट मतलब समझ में आता है गंज नहीं, खराब हो जाना, रेजिस्टेंस टू रस्ट एंड हाई टेम्परेचर टॉलरेंस, टॉलरेंस इन वीट, वीट इसके अंदर। उसके बाद जो राइस के वैरायटी है उनको टोंगो वायरस और लीफ ऊपर इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आए ऐसे वैरायटी बनाने वाला है। फॉर राइस टोंगो वायरस एंड लीफ हुपर रेजिस्टेंट इन राइस, और शुगर केन के कम टाइम में बनने वाले वैराइटीज डेवलप किए वाले, मतलब जिसके अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन में उनका मैचुरेशन होगा, तो ऐसे वैराइटीज बनाई गई। तो ये इनके एप्लीकेशन है देखिए। उसके बाद टोमेटो मैंने बोला कि शेल्फ लाइफ, इन केस ऑफ टोमेटो देयर शेल्फ लाइफ इज इंक्रीज्ड, तो ये सब इसके एप्लीकेशन है। अगर देखा जाए तो सोमा क्लोनल वेरिएशन में ये सब एप्लीकेशन आता है, तो ये सब एप्लीकेशन याद रखने का। और टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशन देखे, सेलुलर टोटेपोटेंसी क्या है, तो ये मैंने आपको बोला। और टिश्यू कल्चर के बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसको क्रॉप इम्प्रूवमेंट में अप्लाई करते हैं, जिससे रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम डिजायर्ड और रेयर प्लांट का। यहाँ से हम इनडेफिनेट नंबर ऑफ प्लांट जो माइक्रो प्रोपगेशन में हेल्प कर रहा है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिसीज फ्री प्लांट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ शूट अपिकल कल्चर। तो यहाँ पर एक बार वन बाय वन ये सब हम रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर टेक्निक बता वाली क्या हो रहा है इस टेक्निक में। देखिए डी डिफ्रेंशिएशन, फिर शूट जनरेशन होगा, ये मैंने आपको पहले बोल दिया। देखिए कि जो प्रोटोकॉल में हम प्लांट का जो पार्ट इस टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ करें उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लांट। उसको कहाँ पर रखा हमने, सिंपली न्यूट्रिएंट मीडियम पे। इन दोनों को भी स्टेरिलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद उससे क्या हो गया था, अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल, जिसको हम क्या बोल रहे थे, कैलस, जो कैलस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैलस के बाद उसका क्या हो जाएगा, ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस, ये सब लाइन से याद रखिए, एक्सप्लांट, नंबर 2 कैलस, उसके बाद वो ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद क्या होता है, प्लांटलेट्स, प्लांटलेट्स ये प्रोड्यूस हुए, ये है नंबर 4। इस प्लांटलेट को हम कहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, नर्सरी में, कुंडी में। उसके बाद क्या होगा, उसका सीड प्रोड्यूस होंगे, सो ऑन, फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो रहा है देखिए, असेप्टिक सीडलिंग ये रिमूव किया, फिर इसके अंदर समझ में आ जाएगा, देखो आपको क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये नीचे जो दिख रहा है ना आपको, ये अगार अगार और सॉलिडिफाइंग एजेंट बोलकर हम उसको यूज़ करते हैं। तो कल्चर, सेल कल्चर यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर है, हाइड्रोपोनिक, इन सभी में मतलब सेल को ग्रो करने के लिए ये सब हम मेथड हम यूज़ करते हैं, सेल कल्चर, एग्रीकल्चर, हाइड्रोपोनिक, फोगोपोनिक, ऑरोपोनिक्स। ये जो टेक्निक है उसके अंदर क्या करते हैं, हम सॉइललेस कल्चर बना रहे हैं, सॉइल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी वैसा ही कर रहे हैं हम, ये अगार में ग्रो कर रहे थे, यहाँ पे कहाँ पे सॉइल है, न्यूट्रिएंट मीडियम है और अगार। यहाँ पे दिख रहा है देखिए, टोटियोपोटेंसी मीन्स क्या रहेगा और क्या क्या यहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो ये डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन ये हमको पता है। देखिए हार्मोन्स को हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो इस टेक्निक में हम सेल, टिश्यू, ऑर्गन सभी को ग्रो करें इन विट्रो कल्चर, आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम अंडर असेप्टिक या कंट्रोल कंडीशन। तो प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर दोनों है, हमने सिर्फ देखा है प्लांट टिश्यू कल्चर। ये जो आपको टेबल दिखाई दे रहा है देखिए, ये इसको कहा जाता है LAF,
लैमिनार एयर फ्लो, लैमिनार एयर फ्लो टेबल। इसमें देखिए ये एक्सपेरिमेंट करते हैं क्योंकि इसमें से एक एयर आती रहती है जो स्टरलाइज रहती है, मतलब इतना जो एरिया, ये पूरा एरिया अंडर कवर हो जाएगा, असेप्टिक एरिया रहेगा, स्टरलाइज एरिया रहेगा, जहाँ पर कोई माइक्रोब ग्रो नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे क्या रहता है, ऐसे का फिल्टर रहता है जिसको बोला जाता है हेपा फिल्टर, हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर। तो इससे इतना एरिया स्टरलाइज होता है, इसके अंदर कोई भी माइक्रोब नहीं आ सकता क्योंकि इसका पॉजिटिव प्रेशर है। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पर बैठा और सपोज मेरे आगे से कोई मेरे ऊपर धूल फेंक रहा है, पर मैंने क्या किया, मैंने मेरे साइड को ऐसे दो हाई पावर के फैन लगाए और स्टार्ट किया, तो यहाँ से जब हाई एयर पास होगी तो कोई भी अगर मेरे ऊपर धूल फेंकेगा तो वो मेरे ऊपर नहीं आएगी, वो उसी के ऊपर उड़ जाएगी क्योंकि पॉजिटिव प्रेशर है। तो वैसा ही चैम्बर में होता है और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है जहाँ पर कंडीशन रहेगी स्टेबलाइज्ड। उसके बाद कैलस डेवलप होगा जो अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल रहेगा। तो यहाँ पर दिख रहा है, देखिए रैपिड वेजिटेटिव प्रोपागेशन कर सकते हैं हम सेवरल एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप का। तो मास मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और ये सब ब्रांचेस हैं जहाँ पर ये टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो प्रोपागेशन, स्मॉल प्लांट का एकदम स्मॉल पार्ट लेकर उसके हम नंबर ऑफ प्लांटलेट्स बना सकते हैं, दैट इज माइक्रो प्रोपागेशन। और क्लोन प्रोड्यूस होंगे जो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, ये देखो ये दोनों दिख रहे हैं। और क्लोन किससे प्रोड्यूस होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। साइंटिस्ट के नाम मैंने बोले आपको, यहाँ पर ये नाम नहीं आता, आर्चे गैदरेट, कैलस कल्चर ऑफ कैरेट, और उसके बाद मैस्करेंस, फ्लावरिंग बाम्बू। बाम्बू प्लांट देखिए नॉर्मल प्लांट से 3 टाइम ज़्यादा ऑक्सीजन देता है ये प्लांट, और ग्रास की वैरायटी है। ये सब प्रोटोकॉल था, हमको ग्लासवेयर पहले क्लीन करना है, न्यूट्रिएंट मीडिया बनाना है, सिलेक्शन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट करना है जिसके लिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइड को यूज़ कर सकते हैं, इनोकुलेशन ऑफ असेप्टिक एक्सप्लांट। इनोकुलेशन मतलब उस एक्सप्लांट को इस न्यूट्रिएंट मीडिया में जो हम पेट्री प्लेट में ले सकते हैं या तो टेस्ट ट्यूब में ले सकते हैं, जो मीडिया उसके अंदर हमको डालना है। उसके बाद उसके अंदर हमने जो ये पार्ट डालने वाला एक्सप्लांट वो ग्रो होगा, फिर उससे हम सब कल्चरिंग भी कर सकते हैं, रूटिंग एंड हार्डनिंग होगा प्लांटलेट्स का, और फिर बाद में फील्ड ट्रायल करेंगे। तो ये आगे दिख रहा है आपको, दिखेगा आगे। तो देखिए ये सब इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। बोरोसिलिकेट के ग्लासवेयर यूज़ करना है जो जल्दी नहीं फूटेंगे। सिलेंडर, ये पेट्री डिश है, ये बीकर है, दीज आर टेस्ट ट्यूब, और ये सब बाकी के इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमको लगने वाले हैं। तो ग्लासवेयर को कैसा हम क्लीन कर सकते हैं, तो देखिए ग्लासवेयर को 10% सोप वाटर में टी पूल में यूज़ कर सकते हैं 1 आवर, फिर HCl यूज़ कर सकते हैं, उनको धोना है टैप वाटर के अंदर लीस्ट ट्वाइस विद डिस्टिल वाटर, फिर इनको 100 डिग्री तक रखना है 1 आवर या 120 डिग्री को फॉर 15 मिनट्स, और फिर ऑटोक्लेव करेंगे ग्लासवेयर को, टेम्परेचर रहेगा 140 टू 160 डिग्री फॉर 2 आवर्स। तो देखिए यहाँ पर ये न्यूट्रिएंट मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं ग्रोथ के लिए। ये भी हमको देखना पड़ेगा पीएच कितना है उस न्यूट्रिएंट मीडिया का, सब कुछ, क्योंकि ये सब मेंटेन करना है। जैसे देखो बायोटेक्नोलॉजी में हम वो जो बायो रिएक्टर देख रहे थे, फर्मेंटर, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडिया डाल के हम माइक्रोब को ग्रो कर रहे थे, क्योंकि वो जब ग्रो हो रहे तभी तो अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें। वैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लांट सेल को यूज़ कर रहे हैं, उस प्लांट सेल से पूरा प्लांट डेवलप हो जो हमारा टारगेट है। ये देखिए ये है ऑटोक्लेव। अभी मैंने बोला था इसको, यहाँ पर जैसा हमारा डस्टबिन रहता है ना, पैर नीचे दबाए तो ऊपर का ढक्कन निकलता है, वैसे इसका ढक्कन निकलेगा साइड में, इधर ऐसा नहीं सीधा, ऐसा नहीं खुलेगा, ये ऐसा निकलता है साइड में, और फिर बाद में लगाते वक्त यहाँ पर ये स्क्रू सब कुछ रहता है देखिए। और ऊपर ये जो चीज़ दिख रही है इसको कहा जाता है प्रेशर गॉस, प्रेशर गॉस, जिस पर प्रेशर दिखता है हमको। तो LBS में वो प्रेशर मेंटेन करता है। और नीचे मैंने आपको बोला था यहाँ पर ये ऐसे प्लेट्स हैं, ये ऐसे 2 स्टैंड रहेंगे और ऐसे प्लेट रहेंगे, और नीचे रहता है वाटर, और वाटर में रहता है एक हीटर, जैसा अपना हीटर रहता है ना वाटर हीटर, वो ऐसा कॉइल वाला, पानी में हम डालते हैं पानी गर्म करने के लिए, सेम वैसे हो रहा है। यहाँ पर वाटर हीट होगा और उसके वेपर से ये जो ग्लास वेयर है उनको स्टरलाइज किया जाएगा। ऑटोक्लेव, इंक्यूबेटर, शेकर, लैमिनार एयर फ्लो, इन सब के नाम याद रखें। ऑटोक्लेव, इंक्यूबेटर, लैमिनार एयर फ्लो, शेकर, शेकर मतलब शेक करने वाला,
उस मीडिया को एजिटेशन के लिए, उसको शेकर कहा जाता है। मीडिया प्रिपरेशन, ये मीडिया कैसे बनाते हैं, तो ये ऐसा बनाते हैं, देखिए अगार प्लेट और ये सब टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हम मीडिया बनाए। क्या करते हैं, ये कोनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर मैंने बोला था देखो 100 ml वाटर लीजिए, अगार डिसॉल्व कीजिए, न्यूट्रिएंट मीडियम डाल सकते हैं हम इसको, ऊपर कॉटन लगाने का, इसको हाई टेम्परेचर पे पहले स्टेरिलाइज किए 120 to 160 के अंदर। स्टेरिलाइज करने के बाद ये वैक्स के जैसा रहता है, जब हमने इसको हीट किया तो ये मेल्ट हुए वाले थे। फिर प्लेट को ओपन करते से एक हैंड से इस पेट्री प्लेट को, और उसके अंदर अगार ऐसे डालते तो उसका वो सॉलिड जेल तैयार होता है, उसके ऊपर हम प्लांट की सेल को रखेंगे, या तो हम टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, ये स्लैंटिंग मेथड बोलते हैं इसको, मतलब ऐसे डालने का और टेस्ट ट्यूब को थोड़ा टिल्टेड पकड़ने का, तो उससे ये ऐसा प्रोड्यूस होगा। इन विट्रो हो रहा है, मतलब ग्लास यूज़ करें हम, ऑल टाइप ऑफ प्लांट ऑर्गेन्स को ग्रो कर सकते हैं। ये मीडिया यूज़ करें, एमएस मीडिया, निच मीडिया, गैम्बर्ग वाइट, ये मीडिया हम यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन ये यूज़ करें हम एमएस मीडिया। तो मीडियम के अंदर क्या क्या रहेगा वो मैंने बोला आपको, प्लांट हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट और बीएपी, बेंजिल अमाइनो प्यूरिन्स, ये ऐसा मीडिया बनाया जाता है। देखिए उसके अंदर नाइट्रोजन, अमोनियम नाइट्रेट, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये एक वेइंग मशीन होती है, और ये सब जो केमिकल दिख रहा है आपको, ये अलग अलग बॉक्स में रखे वाले हैं, तो वो हमको वे करना पड़ता है, उसका फार्मूला बनाना पड़ता है और उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो ये दिख रहे, ये केमिकल यूज़ कर सकता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट, आयन सप्लाइड कर सकते हैं ईडीटीए के फॉर्म में, इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड, ये है विटामिन मेसोइंसोटॉल, थायमिन यूज़ कर सकते हैं, विटामिन बी मतलब ये निकोटियानिक एसिड, B6 पैराडॉक्सिन, अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मैंने आपका नाम बोला था इसका, और सुक्रोज को यूज़ करेंगे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। प्लांट हार्मोन हम यूज़ कर रहे हैं, कौन से हार्मोन यूज़ किए यहाँ पर नाम सबके के लिखे वाले। मीडिया अभी मैंने बोला था आपको, यानी कि सॉलिड मीडिया भी रह सकता है, सस्पेंशन मीडिया भी रह सकता है, मतलब लिक्विड मीडिया। कोकोनट मिल्क, केसिन हाइड्रोसैलिड, केसिन हमको पता है मिल्क में मिलता है प्रोटीन, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, वाटरमेलन, ये सब यूज़ करते हैं क्योंकि ये किसके सोर्स है, साइटोकाइनिन के। सॉलिड मीडियम 6 to 8% अगार, सेमी सॉलिड में अगार कम रहेगा, लिक्विड में हम अगार ऐड ही नहीं करते, तो ये सेल सस्पेंशन कल्चर है, यहाँ पर अगार यूज़ नहीं होगा, वहाँ पर बोलते तो मैंने बोला था आपको, तो याद रखें थोड़े अमाउंट में कभी यूज़ करते पर वो निग्लिजिबल ही रहेगा। कन्वीनियंट टू प्रिपेयर द स्टॉक सॉल्यूशन मिक्स्ड विद एप्रोप्रिएट क्वांटिटीज, सो ऑन। स्टरलाइजेशन कैसे करेंगे बोला है, माइक्रोब को किल करने के लिए स्टरलाइजेशन किया जाता है और सभी इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज किया जाएगा। प्रेशर दिया जाएगा 15 LB और टेम्परेचर दिया जाएगा 121 डिग्री फॉर 15 मिनट। तो इनको स्टरलाइज किया जा सकता है ओवन में 150 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 to 4 hours, एंड थर्मोलैबियल कंपाउंड आर स्टरलाइज बाय पासिंग थ्रू अ बैक्टीरियल फिल्टर। तो ये ऐसा स्टरलाइजेशन करेंगे, माइक्रोब का वाटर लेना है, केमिकल ऐड करना है हमको, HgCl2 ऐड कर रहे हैं मर्क्यूरी क्लोराइड को, या तो 5 to 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ कर सकते हैं। बाद में टेक्निक में क्या हो रहा है, कल्चर इंक्यूबेटेड ओवर कल्चर मीडियम एट रूम वेयर द लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सभी कंट्रोल कंडीशन में रखना है हमको, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। कहाँ पर डार्कनेस लगेगा, कहीं पर लाइट कंडीशन भी लगेगी, ह्यूमिडिटी का भी इफेक्ट होता है, तो ये सब हम मेजर करते हैं, pH, टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट, ये सब फैक्टर है जो यहाँ पर काम को आने वाला है। वहाँ पर देखिए कल्चर का भी इंटेंसिटी बोला था आपको, ये देखिए ये जो फॉर 16 आवर, ये लाइट की इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, ट्रांसफर ऑफ सेल और टिश्यू कल्चर फ्रॉम ओल्ड कल्चर मीडियम टू अ फ्रेश कल्चर मीडियम विद डेफिनेट टाइम पीरियड, स्पेस, और ये ज़रूरी है प्रोवाइड करना जिससे उनकी ग्रोथ होगी और कैलस का मल्टीप्लिकेशन होगा। रूटिंग कब होता है तो मैंने बोला आपको, ऑक्सीजन का लेवल साइटोकाइनिन से ज़्यादा होगा तब रूटिंग डेवलप होगा उसके अंदर। एक्टिवेटेड चारकोल इज फ्रीक्वेंटली एडेड टू absorb द रूट इनहिबिटिंग एजेंट, देखिए ये भी बोला है।
hardening means healthy or elite plantlets are exposed to the natural condition in a stepwise manner. Gradual acclimatization मतलब अडाप्ट होना. In vitro culture grown in the vivo and vitro condition, तो plantlets are transferred into the pots. Poly ये मतलब ये हम यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन हाउस जो होता है ना वहाँ पर इनको ग्रो कर सकते हैं. इनऑर्गेनिक और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, सो ऑन. फिर उनसे आगे प्लांट डेवलप होगा. लैबोरेटरी सेटअप से स्पेस चाहिए वॉशिंग स्टोरेज के लिए, स्टरलाइजेशन रूम, इनॉकुलेशन रूम, कल्चर रूम, ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन रूम, डेटा कलेक्शन और मैनेजमेंट. टिश्यू कल्चर यूनिट ये यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है, रिसर्च लैबोरेटरीज रहता है, प्राइवेट फार्म्स रह सकते हैं, नर्सरीज, वहाँ पर ये टिश्यू कल्चर लैब इंस्टॉल कर सकते हैं. एग्री कॉलेज में रहता है ये. फ़ायदे क्या है, तो रैपिड प्रोपागेशन होगा, मिनिमाइम ग्रोइंग स्पेस कम लगता है. देखो बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमको प्लांट ग्रो करना है तो हमको पता है देखो एग्रीकल्चर कितना बड़ा लगेगा सब कुछ. तो यहाँ पे कम स्पेस में इफेक्टिव वर्क हो रहा है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिन बनाने के लिए. पैथोजन फ्री प्लांट बना सकते हैं मेरिस्टेम कल्चर यूज़ करके. यूजफुल इन प्लांट लाइक पपाया, कोकोनट. इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी स्टोर्ड इन द स्मॉल स्पेस. प्रॉब्लम विथ सीड वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इससे ओवरकम हो सकता है. आर्टिफिशियल सीड जो सीड डॉर्मेंसी में जा रहा है उनको भी हम ग्रो कर सकते हैं इस मेथड से. यूनिफॉर्मिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, सीडलेस फ्रूटलेट प्रोपागेटेड जो आर्टिफिशियल सीड है वो भी है. इन विट्रो cloning enable the genetic manipulation. Hybrid with desirable trait can be obtained by this method. High quality of breed. Transgenic plant produced by this tissue culture technique. तो इनको भी प्रोड्यूस कर सकता है. Rare or endangered plantlets, flowering industry in the bamboo, so on. तो ये सब है. ये और एक स्लाइड ऐड की थी मैंने सो दैट आप और रिवाइज कर सकते. तो यहाँ तक ये सब याद रखना है. टोटोपोटेंसी के अपोजिट रहेगा प्लास्टिसिटी, क्योंकि प्लांट ये प्लास्टिसिटी का मीनिंग क्या होगा, एबिलिटी ऑफ प्लांट टू अल्टर देयर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट टू बेस्ट सूटेड मूवमेंट. तो उसके लिए प्लास्टिसिटी यूज करते हैं. वर्ड है देखिए हेट्रोफाइली, बटर का फैमिली के दिखाते देखिए हेट्रोफाइली. फिर ये आगे बस वही टेक्निक है सेम जो मैंने ऑलरेडी 2-3 टाइम्स अभी एक्सप्लेन किया. तो इस स्लाइड को आप पॉज करके रीड कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया. ड्राई हीट दे सकते हैं हम, ओवन ये यूज़ करेंगे, ऑटोक्लोविंग है, और इथेनॉल यूज़ करना एज ए स्टरलाइजिंग मीडियम. और फिर ऐसे कैलस ग्रो होता जाएगा उसका, जिसको फिर आगे ऑर्गेनोजेनेसिस होगा. ये सब मीडिया है कि जिसके अंदर हम उस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं. ये प्रोटोकॉल है जो फॉलो होगा. तो ये सब रीड कर सकते हैं आप, और इससे भी नोट्स बनाना आपको ईजी जाएगा. तो इसके बाद आपका टिश्यू कल्चर में वाला कोई भी पार्ट रिमेनिंग नहीं रहेगा. ये सब स्ट्रैटेजी जो हम यूज़ करें. प्लांट सेल और एनिमल कल्चर में डिफरेंस क्या है, तो इट ग्रो ऑन द स्पेसिफिक टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन 37 डिग्री सेल्सियस. तो ये समझ में आता है क्योंकि वहाँ पर ही ज़्यादा ग्रो होता है. तो यहाँ तक हमारा ये पार्ट हो चुका है टिश्यू कल्चर.